हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द इन द vocab. द फर्स्ट वर्ड इज ब्रिंकमैनशिप. देखिए, ब्रिंकमैनशिप ना ये एक मेथड ऑफ बिहेवियर है, स्पेशली पॉलिटिक्स में, जहाँ पे लोग ना जानबूझकर डेंजरस सिचुएशन में ना एंटर ही करते हैं. देखिए, इससे क्या होता है ना, या तो वो बहुत बड़ा सक्सेस होगा या तो कंप्लीट डिजास्टर यानी कि ना फेलियर हो जाएगा. उसे ब्रिंकमैनशिप कहा जाता है. यानी कि ब्रिंकमैनशिप इज अ मेथड ऑफ बिहेवियर स्पेशली इन पॉलिटिक्स इन विच यू डेलिबरेटली का मतलब ये होता है जानबूझकर get into dangerous situation which could result in disaster but which could also bring success. उसे brinkmanship कहा जाता है. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. There is a lot of political brinkmanship involved in this latest development. The next one is quagmire. Quagmire का मतलब होता है कोई difficult, complicated या dangerous situation, उसे ही quagmire कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिलेमा. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. We have no intention of being drawn into a political quagmire. The next, फिस्कल का मतलब होता है कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट और पब्लिक मनी, स्पेशली टैक्सेस, यानी कि ना सरकार या सार्वजनिक धन, विशेषतः करों से संबंधित, उसे ही फिस्कल कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल. एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन फाइनेंशियल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द चांसलर हैज स्टेबलाइज्ड द इकोनॉमी थ्रू स्ट्रिक्ट फिस्कल डिसिप्लिन. द नेक्स्ट वन इज डेट सीलिंग. डेट सीलिंग का मतलब होता है कि ना, सीलिंग का मतलब देखिए क्या होता है कि ना एक ना अपर लिमिट ने सेट कर दिया गया है कि उसके बियॉन्ड जब गवर्नमेंट अगर पैसा ना बोरो नहीं कर सकती है. डेट का मतलब ये होता है उधार. ठीक है, तो एक ऐसा अपर लिमिट जिसके बियॉन्ड आप कुछ भी बोरो नहीं कर सकते हैं, उसे ही डेट सीलिंग कहा जाता है. द नेक्स्ट वन इज ऑब्लिगेशन. इसका मतलब होता है ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि दायित्व, उसे ही ऑब्लिगेशन कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप इसे अपनी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. Employers have an obligation to treat all employees equally. The next one is debacle. देखिए, debacle का मतलब होता है कोई इवेंट या कोई सिचुएशन अगर कंप्लीट फेलियर हो और उससे अगर बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हो ना, तो उसे ही डिबैकल कहा जाता है. यानी कि एन इवेंट और सिचुएशन दैट इज अ कंप्लीट फेलियर एंड कॉजेज एम्बैरेसमेंट, उसे कहते हैं डिबैकल यानी कि असफलता. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? फियास्को. एंटोनिम क्या हो जाएगा? सक्सेस. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The collapse of the company was described as the greatest financial debacle in US history. The next one is furlough. Furlough का मतलब होता है, देखिए, जब कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने बहुत सारे वर्कर्स को या कुछ वर्कर्स को अगर ना निकाल दे, या तो टेम्पररी पीरियड के लिए या तो लंबे समय के लिए, यानी कि ना ले ऑफ कर दे, उसे ही फरलॉ कहा जाता है. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. दिस कुड मीन अ मैसिव फरलॉ ऑफ गवर्नमेंट वर्कर्स. नेक्स्ट वन इज ब्रीच. ब्रीच का मतलब होता है किसी नियम, समझौते की शर्तों आदि का उल्लंघन करना या कोई कानून तोड़ना या नियम भंग करना, उसे ही ब्रीच कहा जाता है. यानी कि एन एक्ट दैट ब्रेक्स एन अग्रीमेंट, अ लॉ, एटसेट्रा. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रवेंशन. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. ही वाज सूड फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. द नेक्स्ट वन, सोरिंग. सोरिंग का मतलब होता है, देखिए, कोई अमाउंट, कोई वैल्यू, कोई लेवल और वॉल्यूम, इफ इट सोर्स ना, तो मतलब कि वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उसे ही सोरिंग कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? राइज. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्लाइन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. शेयर सोड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज. नेक्स्ट वन इज डिलीटीरियस. देखिए, हाल फिलहाल में भी आया था द हिंदू में. हाँ, तो डिलीटीरियस का मतलब होता है जो भी चीज आपके लिए ना हार्मफुल है या डेंजरस है, यानी कि ना हानिकारक है, उसे डिलीटीरियस कहा जाता है. और ये वर्ड याद रखने के लिए ना मैंने आपको एक ट्रिक भी सिखाया था. देखिए, जो भी चीज आपके लिए लाइफ में हार्मफुल होगा, तो आप उसको अपने लाइफ से क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे ना, तो उसे ही डिलीटीरियस कहा जाता है. ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेंजरस. एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेफ. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. These drugs have a proven deleterious effect on the nervous system. The next one is limping. देखिए, limping का मतलब होता है जब पैर में ना अगर चोट लग जाए, तो उस वजह से हम जो ढंग से नहीं चल पाते हैं या तो हम लंगड़ा कर चलते हैं ना, तो उसे लिंपिंग कहा जाता है. यानी कि टू वॉक विद डिफिकल्टी बिकॉज यू हैव हर्ट योर लेग और फुट. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टम्बलिंग. एंटोनिम क्या हो जाएगा? एड्रॉइट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. 3 minutes into the game, Jackson limped off the pitch with a serious ankle injury. The next one is bipartisan. देखिए, बाय का मतलब ही होता है टू, तो बाय पार्टीशन का मतलब क्या हो जाएगा ना, जहां पे भी ना दो पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व है या दो पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है, उसे ही बाय पार्टीशन कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? टू पार्टी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? नॉन पार्टीसन. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं.
it will take a bipartisan effort to turn the bill into a law. The next one, रोबस्ट. रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, यानी कि ना तगड़ा और स्वस्थ, उसे ही रोबस्ट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टर्डी. एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनहेल्दी. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. शी वॉज इन रोबस्ट हेल्थ. द नेक्स्ट वन इज कॉन्सेंसस. इसका मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में या ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में जब सहमति होती है ना, तो उसे कॉन्सेंसस कहा जाता है, यानी कि ना अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसअग्रीमेंट. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. द जनरल कॉन्सेंसस इन द ऑफिस इज दैट he can't do his job. The next one is stemming. stemming का मतलब होता है किसी वस्तु को बढ़ने या फैलने से रोकना, उसे ही stemming कहा जाता है, यानी कि to stop something that is increasing or spreading. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? cutting out. एंटोनिम क्या हो जाएगा? continuing. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The authorities seem powerless to stem the rising tide of violence. The next one is consent. consent का मतलब होता है किसी बात से सहमत होना, यानी किसी चीज से अग्री करना, उसे ही कंसेंट कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? असेंट. एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिनायल. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. दे कांट पब्लिश योर नेम विदाउट योर कंसेंट. द नेक्स्ट वन, प्रेसिपाइज. देखिए प्रेसिपाइज का मतलब होता है, अगर मैं लिटरल मीनिंग में बोलूँ ना प्रेसिपाइज का मतलब, देखिए आप बहुत बार अपना पहाड़ देखा होगा, ठीक है, तो वहां पे सबसे उसका जो एज होता है ना, जहां से आपको नीचे सब कुछ दिखाई देगा, खाई होती है वहां पे, अगर कोई गिर जाए तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे बराबर ना, तो उसे प्रेसिपाइज कहा जाता है. और अगर आप नॉर्मल सिचुएशन में, अगर डे टू डे लाइफ में अगर आप ये वर्ड प्रेसिपाइज यूज करते हैं ना, तो मतलब कि एक पर्सन बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है, वो ऐसी सिचुएशन में है ना कि वो फेलियर या डिजास्टर के ना बहुत नजदीक खड़ा है, तो उसे प्रेसिपाइज कहा जाता है. यानी कि इफ यू से दैट someone is on the edge of a precipice, you mean that they are in a dangerous situation in which they are extremely close to disaster or failure. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. The banks brought the economy to the edge of a precipice. The next one is hobble. hobble का मतलब होता है कि आप बहुत डिफिकल्टी से चल पा रहे हैं, बिकॉज आपके पैरों में चोट लगी हुई है, तो उसे हॉबल कहते हैं, यानी कि पैरों या टांगों में दर्द के मारे कठिनाई से चलना या लंगड़ाते हुए चलना, उसे हम कहते हैं हॉबल. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्टैगर. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. He got up slowly and hobbled over to the coffee table. The next one is wiggle. wiggle का मतलब होता है if you wiggle something or if it wiggles, it moves up and down or from side to side in small quick movements. यानी कि ना तेजी से हिलना डुलना या तेजी से किसी को हिलाना डुलाना, उसे wiggle कहा जाता है. तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? fidget. एंटोनिम क्या हो जाएगा? rest और relax. आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं. She wiggled her finger. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.